हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आप लोग की बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसे कहें उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो हो जाएगा चैप्टर 3 कैपिटलाइजेशन। इसमें हम पहले पूंजीकरण क्या होता है और साथ ही और कैपिटलाइजेशन अति पूंजीकरण क्या है ये पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अल्प पूंजीकरण क्या होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है और आगे इसमें न्यूमेरिकल भी हैं। समझ लीजिए इसी चैप्टर से आपका शुरू हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स, तो बहुत ही ध्यान से अच्छे से इसको पढ़िएगा, इसके नोट्स बनाते चलिए और आगे जो भी न्यूमेरिकल हो उसको मैं भी सॉल्व करवाऊंगी, साथ में आप लोग भी सॉल्व करते रहिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में ही नोटिफिकेशन बेल होगी उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करिए आप लोग और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं। अब आ जाते हैं इसकी दूसरी स्थिति जो थी अंडर कैपिटलाइजेशन। अल्प पूंजीकरण नाम से स्पष्ट है। अल्प यानी कि जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, जितनी संपत्तियां हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन जो बुक वैल्यू है, जो हमारी पुस्तकें, जो बुक्स हमारी अकाउंट्स हैं जो दिखा रहे हैं वो कम दिखा रहे हैं, तो वो स्थिति हो जाती है अल्प पूंजीकरण अंडर कैपिटलाइजेशन की। तो अल्प पूंजीकरण क्या हो जाएगा कि जितनी भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट की होती है उसमें समान रूप से अधिक हमें आय होने लगती है, इनकम होने लगती है। या फिर इस तरह से कहें कि जो कंपनी होती है, जो संस्था होगी, वो अल्प पूंजीकरण की स्थिति में जो भी प्रचलित दर होगी, जो करेंट रेट होगा, उससे ज़्यादा रेट पर लाभ अर्जित करने लगती है, उससे ज़्यादा रेट पर उसे आय होने लगती है, तो वो हो जाती है अंडर कैपिटलाइजेशन यानी कि अल्प पूंजीकरण। जबकि संपत्तियां हमारी ज़्यादा हैं लेकिन जो बुक्स हैं वो वैल्यू कम दिखा रही हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि अंशों का वास्तविक मूल्य उनके पुस्तक मूल्य से अधिक हो जाता है। तो वही समीकरण तीनों यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो डिफरेंस देख लीजिए, वहाँ क्या था, लाभार्जन की वास्तविक दर कम थी प्रचलित दर से, लेकिन यहाँ क्या होगा, जो लाभार्जन की वास्तविक दर होगी, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग होगी, वो प्रचलित दर यानी कि करंट रेट से ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह व्यवसाय का वास्तविक मूल्य व्यवसाय के पुस्तक मूल्य से अधिक हो जाएगा और अंशों का वास्तविक मूल्य अंशों के पुस्तक मूल्य से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ओवर कैपिटलाइजेशन था उसके जस्ट अपोजिट सिचुएशन हो जाती है अल्प पूंजीकरण में, अंडर कैपिटलाइजेशन में। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जो इक्वेशंस दे रखी हैं एमसीक्यूज में डायरेक्ट इस तरह के सिचुएशन देगा और आपसे पूछ लेगा ये कौन सी स्थिति है, तो आपको उसे बताना होगा। ये आगे न्यूमेरिकल जो लगाएंगे वहाँ पर भी ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अब देख लेते हैं कि अल्प पूंजीकरण के कारण क्या होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा इसमें मंदी काल में कंपनी की स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग डिफ्लेशन पीरियड। तो अगर मंदी काल में किसी कंपनी की स्थापना की गई है, कोई कंपनी शुरू की गई है, तो वहाँ पर उस टाइम जो एसेट्स ली गई, परचेस की गई थी, तो उनकी वैल्यू कम थी, लेकिन जैसे ही मंदी काल समाप्त हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो बुक्स हमने बनाई थी तो वहाँ तो हमने पुरानी ही वैल्यू दिखाई थी, लेकिन अब जो एसेट्स होंगी उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, अल्प पूंजीकरण की हो जाएगी। नेक्स्ट है आय का कम अनुमान, अंडर एस्टिमेटिंग ऑफ अर्निंग। जितनी भी इनकम हुई है हमें अंदाज़ा था कि उससे कम इनकम होगी, तो हमने जो इनकम दिखाई वो कम दिखा दी और एक्चुअल में हमें ज़्यादा इनकम हुई, तो वो भी क्या स्थिति हो गई, अल्प पूंजीकरण की। नेक्स्ट आता है पूंजी का कम अनुमान, अंडर एस्टिमेटिंग ऑफ कैपिटल। जो कंपनी की स्थापना के समय हमने पूंजी का अनुमान लगाया था और बाद में अधिक पूंजी उसकी आवश्यकता पड़ी, तो उसमें क्या रहेगा, तो वो भी स्थिति कंपनी की अल्प पूंजीकरण की हो जाएगी। फिर आता है कम प्रवर्तन व्यय, लो प्रमोशन एक्सपेंसेस। जब कंपनी के प्रवर्तन व्यय अनुमानित व्यय से क्या होंगे, कम होंगी, तो ऐसी स्थिति में भी अल्प पूंजीकरण की स्थिति होगी। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें जो कि आपकी ओवर कैपिटलाइजेशन में थी उसका जस्ट अपोजिट हो जाती हैं अंडर कैपिटलाइजेशन में। नेक्स्ट आ जाता है गुप्त कोष, सीक्रेट रिजर्व। तो यहाँ पर ये चीज़ रहती है कि कभी कभी कंपनी जो होती है वो लाभांश कम घोषित करती है या ह्रास घटा करके क्या करती है, गुप्त संचय बनाती है, सीक्रेट रिजर्व बनाती है। तो ऐसे स्थिति में भी क्या होता है, जो कंपनी की संपत्तियां होती हैं, जो एसेट्स होती हैं, वो पुस्तकीय मूल्य उनका जो बुक वैल्यू होती है बढ़ जाती है, तो वो स्थिति भी क्या हो जाएगी, अल्प पूंजीकरण की होती है। नेक्स्ट आता है संकीर्ण लाभांश नीति, नैरो डिविडेंड पॉलिसी। वहाँ हम क्या करते थे, बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे देते थे, उदार थी वहाँ की, और यहाँ पर क्या होता है कि हम डिविडेंड कम देते हैं। तो ऐसे स्थिति में भी जो संपत्तियों का वास्तविक मूल्य है पुस्तक मूल्य से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पूंजी एवं प्रबंध का नियंत्रण, कंट्रोल ऑन कैपिटल एंड मैनेजमेंट। तो इसमें जब किसी कंपनी का संचालन जो होगा वो कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाता है, कि कुछ ही लोग हैं जो उस संस्था को संचालित कर रहे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, कम पूंजी निर्मित करते हैं, कम कैपिटल इशू करते हैं, जिससे भी क्या रहेगा, अल्प पूंजीकरण की स्थिति आती है। कार्यकुशलता का ऊंचा स्तर, हाई स्टैंडर्ड ऑफ इफिशियंसीज। इसका मतलब है कि कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है बहुत इफिशियंसी के साथ हो रहा है, जिससे कि उनकी कॉस्ट कम आ रही, लागतें कम आ रही हैं, तो भी ये रहता है, तो भी यहाँ वहाँ पे ये रहता है कि अल्प पूंजीकरण की स्थिति होती है, क्योंकि उनकी कार्य क्षमता जो है बहुत अधिक है, या फिर वहाँ पर विवेकीकरण है, नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ हो रहा है। तो ये हो जाएंगे अल्प पूंजीकरण के कारण कि क्यों जो है हमारी संस्था में अल्प पूंजीकरण की स्थिति है या कॉजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन।
अब आ जाते हैं कि इनको दूर करने के उपाय, कि अगर किसी संस्था में, किसी कंपनी में इस तरह की स्थिति आती है तो उसे हम दूर कैसे करें। रेमेडियल मेजर्स फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन। इसमें पहला हो जाता है बोनस अंशों का निर्गमन करना, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। इसमें रहता है कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट है या फिर रिजर्व है तो उसमें क्या उसे हम बोनस अंशों के रूप में, बोनस शेयर्स के रूप में जो अंशधारी होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, उनको निर्मित कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, तो जिससे अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति जो होगी उससे हम बच जाएंगे। नेक्स्ट आता है दूरदर्शिता। तो इसमें रहता है कि जब भी हम पूंजीकरण कर रहे हों, कैपिटलाइजेशन कर रहे हों, तो वहां पर हमें दूरदर्शिता रखनी चाहिए कि इस तरह की स्थिति ना आने पाए। नेक्स्ट आता है अंशों का उपविभाजन, स्प्लिटिंग अप ऑफ शेयर्स। इसमें कंपनी क्या करती है कि अपने समता अंशों का जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यू को कम मूल्य वाले, कम वैल्यू वाले कई अंशों में विभाजित कर देती है। यानी कि अगर 1000 का शेयर है तो 100 रुपीज़ का कर देगी। तो इससे क्या रहेगा कि जो अंशों की संख्या होती है, नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं और प्रति अंश लाभांश होता है वो कम दिखाई देने लगता है। तब कंपनी के अंश का जो बाजार मूल्य होगा, मार्केट प्राइस होता है, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार अल्प पूंजीकरण को हम रोक सकते हैं। तो ये हो जाते हैं वो उपाय जिससे कि हम अल्प पूंजीकरण की स्थिति से बच सकते हैं या फिर उसे रोक सकते हैं। तो ये दो चीज़ें थी, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति। इसे अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। एग्जाम में आपका इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी, और आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो रहा है तो उसमें भी। अब आइए देख लेते हैं कि जो मैंने आप लोग से कहा था कि लास्ट में आप लोगों को कुछ जो फॉर्मूलाज हैं इसके वो बता देंगे, कुछ सूत्र जो हैं बता देंगे, जिससे क्या आगे कि न्यूमेरिकल जो है उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो पहला हो जाएगा, इसमें फर्स्ट हो जाता है लाभार्जन की वास्तविक दर, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। इसको जो निकालने का फॉर्मूला है वो हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा और जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, क्वेश्चन में हो सकता है दे रखी हो, अगर नहीं दे रखी हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, उससे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट। जब टोटल एसेट हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम जो फिक्टिशियस एसेट होती है, कृत्रिम संपत्तियाँ होती हैं, उसको ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाएंगे, डिस्काउंट ऑन शेयर्स हो जाएंगे। इस तरह के एसेट्स को हम टोटल एसेट में शामिल नहीं करेंगे। उसमें से हम करंट लायबिलिटीज जो चालू दायित्व होते हैं उसको लेस कर देंगे। तो क्या निकल आएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी। सेकंड है लाभार्जन प्रचलित दर, करेंट रेट ऑफ अर्निंग। निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिविडेंड रेट इंटू 100 अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ये क्वेश्चन में आपके दे रखा होगा, डिविडेंड रेट भी और अंश का बाजार मूल्य भी। फॉर्मूले में रखकर उसे हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा व्यवसाय का पुस्तकीय मूल्य, बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस। इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, जो भी मैंने पहले बताई थी आपको, उसमें से हम माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। तो निकल के आ जाएगा हमारा व्यवसाय का पुस्तकीय मूल्य। नेक्स्ट आ जाता है व्यवसाय का वास्तविक मूल्य, रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन करेंट रेट ऑफ अर्निंग। जो करेंट रेट ऑफ अर्निंग हमने पहले निकाली है, लाभार्जन प्रचलित दर, वही वहाँ पहले हम उसको निकालेंगे। उसके बाद हम, अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालिए, तो वहाँ पर हम पहले, हो सकता है क्वेश्चन में आपकी करंट रेट ऑफ अर्निंग दे रखी हो सकता है ना दे रखी हो। अगर नहीं दे रखी होगी तो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो भी इससे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी से। उसके बाद आ जाता है अंशों का पुस्तकीय मूल्य, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसकी फॉर्मूला हो जाएगी बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस हमने पहले निकाली है, वही वैल्यू हम रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो एक फॉर्मूला निकालने के लिए आपको समझ लीजिए पहले के फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप उसके आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसे बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है अंशों का वास्तविक मूल्य, रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसका फॉर्मूला हो जाएगा रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है, अभी हमने निकाली थी पहले, उसी फॉर्मूले से हम रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लेंगे, उसे उसके बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगी हमारी रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, आप लोग उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम में सिर्फ आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि लाभार्जन की वास्तविक दर, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला क्या होगा, या फॉर्मूलाज दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा इसका फॉर्मूला है। तो आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। तो आप लोग ये फॉर्मूलाज लर्न करिए। इसके जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि न्यूमेरिकल इससे कैसे सॉल्व करने हैं आप लोगों को। तब तक आप लोग इन फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न करके रखिएगा, जिससे कि जो आगे के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हम सॉल्व करवाएंगे तो आप लोग को इजी रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।